एवरीवन, आई एम अंकिता फ्रॉम सूर्या लॉ अकेडमी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं क्लैट या किसी दूसरे लो एंट्रेंस एग्जाम की, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाली हूँ सितंबर 2025 के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स। इसी के साथ मैं आपसे डिस्कस करूँगी कुछ पॉसिबल एमसीक्यू हर उस रिलेटेड अपडेट से जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर्स में, जिसकी वजह से आपको हर एक अपडेट से रिलेटेड हर एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी की हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपडेट से। जैसे कि आपको पता है कि पिछले मंथ्स में जो है हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर जगदीप धनखड़, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। रीजंस ये थी, कुछ हेल्थ इश्यूज़ के रीजंस की वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया था। वहीं अब फिर से अपॉइंटमेंट हुई है विद द वेकेंट सीट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसको जो है एज्यूम किया ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किसने? सीपी राधाकृष्णन जी ने। किस दिन किया उसने एज्यूम? वो किया ऑन 1 सितंबर 2020। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट जो ओथ एडमिनिस्टर करवाई जाती है वो कौन करवाता है? वो करवाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस केस में जो प्रेसिडेंट थे द्रौपदी मुर्मू, तो उन्होंने ही ओथ एडमिनिस्टर करवाई है टू सीपी राधाकृष्णन जी एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विद रिगार्ड टू दिस पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होती है। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट होगी, साथ के साथ ही जो फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो थे वो सेम पर्सन नहीं रहते। तो अब फिर से जब सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट बने हैं तो वही होल्ड करेंगे द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमेशा की जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ इंडिया रही है। अगर हम कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो है इस सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, अब आते हैं इस अपडेट से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें कौन से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है विद रिगार्ड टू दिस, तो फर्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 66 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्पेसिफिकली बात करता है अबाउट द मैटर ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वो कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, कौन इलेक्ट करें, तो किया जाता है बाय ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कोई भी मेंबर हो पार्लियामेंट के, लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, चाहे इलेक्टेड मेंबर हो चाहे नॉमिनेटेड मेंबर हो, वो सब मिलके जो है ये इनकी इलेक्शन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, कौन से मैट्रिक से होता है? बाय द मैटर ऑफ सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट मतलब कोई भी इलेक्टोरल मशीन्स का यूज ना करते हुए सिंपली सीक्रेट डायरेक्ट के मेथड से उनका इलेक्शन होता है। और कौन से सिस्टम के थ्रू होता है? बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल बर्थ। तो आपको सिस्टम और ये जो मेथड है ये सब पता होना चाहिए। कौन इलेक्ट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अगली इंपॉर्टेंट आर्टिकल में, जो कि है आर्टिकल 67, जो बात करते हैं टेन्योर की, कि कितने टाइम के लिए जो एक वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं अपनी सीट। तो नॉर्मली जो है दैट इज 5 years। ठीक है, अब जैसे कि पिछले वाइस प्रेसिडेंट थे रिजाइन कर दिएगा, मान लो टेन्योर है 5 years का, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया एट 3 years। अब इनका जो 2 years से टेन्योर बच गया था, जो 2 years के टेन्योर बच गया था, अब इसका कोई मतलब नहीं है। जो भी क्यूली अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट होगा, जैसे इस केस में अभी न्यूली अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनका जो टेन्योर होगा वो फिर से फुली 5 years का होगा फ्रॉम द एफ्रेश। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि अब ये रिमेनली 2 years के लिए अपॉइंट होने में, उनका जो फिर से टेन्योर होगा दैट विल बी फॉर 5 years। अब आते हैं इनकी एलिजिबिलिटी पर कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। तो पहला तो इम्पॉर्टेंट है ही, सबको पता ही, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड जो है वो ये है कि एज एटलीस्ट 35 years होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो 35 years या उससे ज़्यादा एज। थर्ड थिंग इज दैट ही मस्ट बी क्वालिफाइड, कि वो बन सके मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये की थर्ड कंडीशन है। अगर हम बात करें फोर्थ कंडीशन की, तो उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ही बिकम्स वाइस प्रेसिडेंट। मतलब मान लो कि वो किसी भी तरीके से एमपी है या फिर कोई एमएलए है एंड ही बिकम्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जिस टाइम वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं उसी टाइप की जो ये एमएलए सीट होगी, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, वो एट द सेम टाइम वेकेंट हो जाएगा बाई एक सीट। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड पॉसिबल एमसीक्यू जो कि आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2025। वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हो उनका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, एंड दैट इज सीपी राधाकृष्णन। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किन्होंने रिजाइन किया इन 25 में, तो वो थे जगदीश धनखड़।
Second question is that on which date was C.V. Radhakrishnan elected as the Vice President of India? तो कौन सी डेट पर elect किया गया है the Vice President of India? He was elected on this 12th of September 2025. इसका ऑप्शन भी करेक्ट है. थर्ड क्वेश्चन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय हु? कौन इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को? इनको इलेक्ट किया जाता है बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ऑल द मेंबर्स के सारे ही इलेक्टेड मेंबर्स भी आ जाते हैं, सभी नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आ जाते हैं पार्लियामेंट के. पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा भी इसमें है और लोकसभा भी होता है उसमें. क्वेश्चन नंबर 4-6 अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is the procedure of electing the vice president laid down? तो procedure for electing the vice president कौन से आर्टिकल बात करता है उसकी? आर्टिकल 66 बात करता है. इसी के साथ टेन्योर वाला आर्टिकल भी आपको याद होना चाहिए कि टर्म या टेन्योर जो है वो कौन से आर्टिकल में बताई जाती है, वो बताई जाती है आर्टिकल 67. दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन रखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू सी.पी. राधाकृष्णन एज द वाइस प्रेसिडेंट? तो किन्होंने एडमिनिस्टर करी है ओथ? वो करी है इट एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एट प्रेजेंट इट इज द्रौपदी मुर्मू. नाउ अपडेट 2 इज विद रिगार्ड टू केस लॉ. ये केस लॉ है जिसको पढ़ने के बाद आपको समझ आएगी कुछ रूल्स ऑफ एविडेंस. ठीक है, तो ये रिलेट करता है विद द इंडियन एविडेंस एक्ट और इसका नाम है नगम्मा नागरत्न एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. डिसीजन डिलीवर हुआ ऑन 2 of September 2025 और जो बेंच था दैट वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द जस्टिस के विनोद चंद्रन जो कि आपके इस पिक्चर में दिख रहे हैं एंड जस्टिस के वी विश्वनाथ है. अब आते हैं फैक्ट ऑफ द केस पे. इसके फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि एक पुलिसमैन था, पुलिस कांस्टेबल था. ठीक है, उन्होंने कुछ पैसे दिए थे अराउंड 1 लाख फीस टू अनदर पुलिस कांस्टेबल. ठीक है, जो अनदर पुलिस कांस्टेबल है, पुलिसमैन है, उनका नाम हम लिख लेते हैं A1. A1 के इन्होंने पैसे दिए. ठीक है, A1 की जो वाइफ थी उसका नाम हम लिख लेते हैं A2. ठीक है, तो एक दिन जो है ये बोलते हैं कि ठीक है आप अपने पैसे लीजिए, हमारे घर आके आप अपने पैसे ले सकते हैं. और एट दैट टाइम इनके घर में 2 लोग और प्रेजेंट थे जिनको हम बोल सकते हैं A3 एंड A4. तो ये सब प्रेजेंट थे. जैसे ही के घर में जाता है, जैसे ही ये पर्सन अपने पैसे लेने के घर में जाता है तो जो A2 है वाइफ ऑफ दिस पर्सन ये उसके फेस में चिली पाउडर फेंक देती है. ठीक है, और इसके बाद जो है दे ऑल टुगेदर A3 एंड A4 दे ऑल हैंगिंग टू डेथ विद द चोफर्स. ठीक है, तो इसके बाद जो है ये A2 जो कि वाइफ जो थी पुलिस कांस्टेबल की अगले दिन मॉर्निंग में जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ पे SHO को अपना बयान दे देती है और बता देती है कि हमने इस तरीके से एक डेथ कभी कर गए किसी पर्सन की और जितने भी प्रेजेंस ऑफ डेड बॉडी था उनके हाउस में उसके बारे में उसको बता देती है. अब हुआ क्या, जैसे मैटर ट्रायल कोर्ट में जाता है, ट्रायल कोर्ट में जो वाइफ ऑफ कांस्टेबल थी A2 प्लस जो 2 एक्स्ट्रा पर्सन थे वहाँ पे उन सबको कन्विक्ट कर दिया फॉर द कमीशन ऑफ डेथ. ठीक है, सेक्शन 302 ऑफ IPC अलॉन्ग विद सेक्शन 34 IPC के अंदर. इसके अलावा एक पर्सन जिसको उसे पैसे दिए थे A1 उसको जो है उसका एक्विट कर दिया है ऑन दी एंड मतलब उसके जो है उसकी प्रोसेस प्रूव हो जाती है, उसकी कोई गिफ्ट प्रूफ नहीं होती है, इसके जो है उसका एक्विट कर दिया गया. अब हाई कोर्ट में जैसे मैटर जाते हैं वो फिर से इसी चीज़ को कन्विक्शन परफॉर्म करते हैं. हाँ, ये तीनों जो है ये कन्विक्टेड है. बट जब बात भी अपील की टू द सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में जो क्वेश्चन राइज किया गया उन्होंने बोला कि चैलेंज किया इस कंडीशन को और वेरियस ग्राउंड्स. कौन से ग्राउंड में उन्होंने इसको चैलेंज किया कि क्यों ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इस केस में कुछ इनएफिशिएंसी ऑफ एविडेंस थे प्लस जो कि कन्फेशन किया गया था बाय द वाइफ. ठीक है, AP में जाके जो कन्फेशन दिया था SHO को वो लीगल कन्फेशन नहीं है, लोग के अनुसार से कन्फेशन को एडमिसिबल नहीं माना जा सकता. तो इस तरीके की अपील जब गई तो इसकी वजह से कौन से लीगल क्वेश्चन राइज हुए बिफोर द सुप्रीम कोर्ट? पहला जो लीगल क्वेश्चन राइज ये हुआ कि जब कन्विक्शंस हुई हैं सिर्फ और सिर्फ उन बेसिस पर सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पर जो कि वहाँ पे बॉडी मिली और जितने भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे अगर उनके बेसिस पर कन्विक्शन हुई है तो क्या वो एविडेंस इतना कंप्लीट था खुद में, अनब्रेकेबल चेन थी उसमें कि उसकी वजह से बिल्कुल ये प्रूव हो गया कि एक्सक्लूसिवली पर्सन जो है वो गिल्टी है और उनको कन्विक्ट किया जाए. क्या उसमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं रहा कि चांस नहीं रहा कि जो पर्सन है जिनको कन्विक्ट किया गया वो इनोसेंट भी हो सकते हैं?
ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्रिमिनल लॉ है कि उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमेशा पढ़ाया जाता है, दैट इज अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और वो जो उसका गिल्ट है वो हमेशा ही प्रूव करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब बिल्कुल भी 1% भी डाउट ऐसा ना रहे कि वो इनोसेंट भी हो सकता है। तो इस चीज़ का क्वेश्चन राइज किया। और दूसरा इशू ने राइज किया, वो उन्होंने ये बोला कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस होते हैं, मतलब किसी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने ना देखते हुए पे कन्फेशन, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर कन्फेशन दिया, एक पुलिस अथॉरिटी को कन्फेशन दिया, तो क्या उस तरीके का कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल होंगे एज एन एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट? क्या उनको अलाउ कर दिया जाएगा, क्या उनको मान किया जाएगा? क्योंकि इसमें जो है सेक्शन 2526 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो इसको डिनाई करता है। तो कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी, क्या जजमेंट दी? कोर्ट का कहना ये था, पहली चीज़ पहले लीगल इशू पर, कि जो अपीलियट्स हैं, मतलब जो जिनको कन्विक्ट किया गया था उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब एक्विट कर दिया। क्यों एक्विट किया? उन्होंने बोला कि जो प्रोसिक्यूशन है वो फेल हो गई है प्रूव करने में। क्या प्रूव करने में? गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। ये याद ही था कि जब भी कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो आपको जो गिल्ट ऑफ द पार्टी है, स्पेशली इन दोज केसेस जहाँ पे आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर कोई कन्विक्शन कर रहे हैं, तो स्पेशली केसेस में जो है आपको गिल्ट प्रूव करनी होती है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो कि यहाँ पे प्रूव नहीं कर पाए हैं। यहाँ देयर आर सर्टेन चांसेस ऑफ बीइंग इनोसेंट, है ना। और उसी तरीके से जो है इनको इस वजह से एक्विट कर दिया गया। वहीं अगर बात करेंगे दूसरे लीगल इशू की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगेन ये चीज़ क्लियर कर दी कि कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, मतलब कोई भी ऐसा कन्फेशन जो कि किसी जुडिशियल अथॉरिटी को ना देखते हुए किसी और को दिया जाए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बी पुलिस स्टेशन और अदर पुलिस अथॉरिटीज, जैसे यहाँ पे एसएचओ ने दिया है, तो वो सेक्शन 25 और 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोहिबिटेड है टू बी मेड एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट एज एन एलिटीज। ठीक है, तो ये जो है ये इनएडमिसिबल रहेगा, तो इस वजह से है इन सबको एक्विट कर दिया गया, इनकी कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया बाय द सुप्रीम। Now let's come to the possible MCQs related to this update. First question is, which section of the Indian Evidence Act 1872 was similar to the Supreme Court's reasoning in this case regarding the inadmissibility of extrajudicial confessions made in a police station? तो कौन से ऐसे सेक्शन में जुड़ी की इसमें जो कि बात करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस की, जो कि पुलिस स्टेशन में दिया जाता है, दैट इज सेक्शन 45 एंड 26। ये सेक्शन आपको ऐसे भी पढ़ने चाहिए, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो ये आपको पढ़ने चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का बन सकता है। Next question is, which of the following principles of criminal jurisprudence was reinforced by the Supreme Court in this case? तो इसमें जो reinforce किया गया वो ये दिया गया कि benefit of doubt must always go to the accused। मतलब अगर जो मैंने आपको बताया कि innocent until proven guilty, और जो guilt है that must be proved beyond reasonable doubt, तो अगर मान लो कि किसी पर्सन की जो है आप इनोसेंस भी प्रूव नहीं कर पाए, बट एट द सेम टाइम आप जो है उसकी गिल्ट भी प्रूव नहीं कर पा रहे, ठीक है। जब एक पर्सन की गिल्ट प्रूव नहीं हो रही और उसकी इनोसेंस का 1% भी चांस रह जाते हैं ना, तो जो बेनिफिट ऑफ डाउट आ रहा है कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट आ रहा है, किस चीज़ का डाउट है कि क्या वो पर्सन गिल्टी है या वो पर्सन इनोसेंट है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर अगर कभी भी कोई डाउट अराइज होता है तो इसका फ़ायदा भी इसको जाना चाहिए, इसका फ़ायदा हमेशा जाएगा एक्यूज को। मतलब कोई एक पर्सन जो है अगर वो पूरे तरीके से गिल्टी नहीं प्रूव हो रहा है तो उस पर्सन को इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए और उसको जो है कन्विक्ट ना करते हुए उसे एक्विटल रहना चाहिए। Next question is, which batch of the judges delivered the judgment in this case? As I told you earlier, इसमें थे जस्टिस के विश्वनाथन एंड जस्टिस के विनोद चंद्र, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an accused confesses to Gharani inside a police station but the statement is not recorded before a magistrate, can that confession be used as an evidence against him? यहाँ पे हमने मैजिस्ट्रेट की बात क्यों दी? क्योंकि ये एक जुडिशियल कारक है। याद रखना, इससे ये क्वेश्चन क्लियर भी बन सकता है कि रजिस्ट्रेट को दिया गया कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल है एज पर सेक्शन लिस्ट, ठीक है। तो एक उन्होंने नाम भी है कन्फेशन जो दिया जाता है पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी है वहां पे दिया गया कन्फेशन जो दैट इज इन एडमिसिबल, वो अलाउड नहीं है। बट जब कोई कन्फेशन आप मैजिस्ट्रेट को देते तो वो जुडिशियल अथॉरिटी है, तो वहाँ पे ही कन्फेशन होगा, वो एडमिसिबल होगा। क्वेश्चन पे पूछे कि अगर पर्सन ने कन्फेस कर दिया पुलिस स्टेशन में,
ठीक है, और ऐसी कोई स्टेटमेंट उससे रजिस्ट्रेट के आगे नहीं दिया है, तो क्या वो कन्फेशन जो है एडमिसिबल होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर है नहीं होगा, क्योंकि उसको बार किया गया अंडर सेक्शन 2536 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आते हैं अगली अपडेट पे, जिसकी हैडी के पोस्ट डिवोर्स, मतलब डिवोर्स के बाद फादर टोल्ड टू पे रुपीज 10 लाख फॉर द वेडिंग ऑफ डॉटर स्टेइंग विद मदर। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि कुछ ऐसा है कि डिवोर्स लाइन बिटवीन पार्टीज, और अब जो है फादर को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो पे करे अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज टू द डॉटर। ये केस कहीं ना कहीं आपको मेंटेनेंस और एलिमेंट से छूटता हुआ दिखेगा, बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि छुपी हुई है, शायद आपको ना दिखे, दैट इज विद रिगार्ड टू द पेरेंटल ऑब्लिगेशन। तो चलिए स्टार्ट कर दे इसके बैकग्राउंड और फैक्ट से। तो 12 सितंबर पे रही साइट का ये अपडेट है। तो इस दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है डिवोर्स फादर को कि वो पे करे सम ऑफ 10 लाख रुपीज टुवर्ड्स द डॉटर्स मैरिज एक्सपेंसेस। और ये जो डिलीवर किया है जजमेंट, ये जो डायरेक्शन इशू करी है, ये करी है बाय द बेंच ऑफ जस्टिस सुधांशु भूरिया, जस्टिस प्रसन्ना बीबराई। ठीक है, इनका नाम होने से आगे को बेंच का डायरेक्टली जो है क्वेश्चन आ जाता है कि कौन किस किस की बेंच थी जिन्होंने ये जजमेंट दी। हुआ क्या था, देयर वाज कपल हु मैरिड इन 1996, दे हैड 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे से उनके, वन वाज डॉटर एंड देयर वाज सन, डॉटर बॉय भी 97 में और सन 90। अब इतने सारा बाद जो है टोटल की मैरिज हो रही है, तो हस्बैंड ने उससे पहले फाइल कर देखा फॉर द डिवोर्स इन 2009 ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी, और इस ग्राउंड पर उनको डिवोर्स मिल गया। अब हस्बैंड और वाइफ का रज लग रह रहे हैं। ठीक है, इनका हस्बैंड है, ये वाइफ है। अब वाइफ जो है इन्हीं के साथ चलता है। ठीक है, कस्टडी के पास है, हस्बैंड के इतने साल हो गया रग रहते हुए, लेकिन आज इतने सालों बाद जो है वाइफ ने जो है क्लेम किया अराउंड 10 लाख रुपीज फ्रॉम हस्बैंड, और रिजर्व दिया कि डॉटर की मैरिज है, उसके एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। अब इसके लिए जो रीजनिंग दी है वो अब हम पढ़ते हैं क्यों दिया है। तो इस केस में जो है लीगल इशू अराइज हुआ कि जो फादर है, क्या उसकी एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बनती है टुवर्ड्स हिज डॉटर्स मैरिज एक्सपेंसेस? क्या इस तरीके का कभी हो सकता है कि वो डिवोर्स होने के बाद भी इतने सारे अपनी डॉटर के एक्सपेंसेस दे? तो कोर्ट ने अपनी रीजनिंग में एक चीज बहुत क्लियर कर दी कि जो फादर है उसकी हमेशा ही, चाहे फादर हो चाहे मदर हो, उनकी हमेशा की एक रीजनेबल एक्सपेंसेस टुवर्ड्स डॉटर्स मैरिज की जो है उस तरीके की और भी कई सारी जो है ऑब्लिगेशन बनती है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, चाहे वो अलग रहते हो, चाहे उनकी डिवोर्स हो गया हो, चाहे उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं अमंग स्पाउसेस, स्टिल उनके एक पेरेंटल ड्यूटी, एक पेरेंटल ऑब्लिगेशन हमेशा बनती है इस तरीके की एक्सपेंसेस के विद रिगार्ड टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो कोर्ट ने इस चीज़ में एक चीज़ का बहुत ध्यान दिया है कि क्या जो फादर है वो पूरा कैपेबल है, उसकी इनकम इतनी है कि वो इतना अमाउंट पे कर सकते हैं फॉर द एक्सपेंसेस। तो ये 2 चीज़ें जो है रीजनिंग में कोर्ट ने बोली कि एक तो पेरेंटल ऑब्लिगेशन बनती है, ठीक है, चाहे कितने ही डिफरेंसेस हो स्पाउसेस के बीच में, और दूसरा जब भी आपने पे करना है तो को रीजनेबल अमाउंट बनना चाहिए जितना एक पर्सन जो इनकम कर सकता है, जितना कि एक पर्सन की कैपेबिलिटी है कि वो पे कर सके अपनी डॉटर या अपने सन के। Let's come to the possible MCQs. First question is, the court's recognition of post-divorce parental duty is consistent with which principle? तो कौन सा लीगल प्रिंसिपल है जिसके साथ कंसिस्टेंट है ये रिकग्निशन ऑफ पोस्ट डिवोर्स पैरेंटल ड्यूटी? इसका दूसरा नाम भी क्या हो सकता है? तो वो है पेरेंट्स पेट्रे प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का नाम याद रखना। आपको इस तरीके के प्रिंसिपल का नाम आ जाए, किससे रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए। इट इज रिलेटेड टू द पेरेंटल ऑब्लिगेशन। Again, the question comes with regard to the bench. Who were the 2 judges on the Supreme Court bench that delivered this decision? तो इसका आंसर जो है शिंदी करेक्ट है, जस्टिस सुधांशु मुखिया एंड जस्टिस प्रसन्ना बी कराल। Question number 3. The case reaffirmed that divorce does not terminate what kind of duty? कौन सी ड्यूटी है डिवोर्स के बाद जो टर्मिनेट नहीं होती है? ठीक है, एक स्पाउसल ड्यूटी टर्मिनेट हो सकती है, बट एट द सेम टाइम आप कभी भी अपनी पेरेंटल ऑब्लिगेशन या पेरेंटल ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते। इनफैक्ट चाहे आपका डिवोर्स हो गया हो, चाहे आपकी कुछ कॉजल डिफरेंसेस चल रहे हैं, आपके पेरेंटल ऑब्लिगेशन हमेशा आपके साथ रहे। क्वेश्चन नंबर 4. अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विच प्रोविजन गवर्न्स द परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस? वो हिंदू मैरिज एक्ट में कौन सा सेक्शन है? इट इज सेक्शन 25 जो कि परमानेंट एलिमनी की बात करता है और मेंटेनेंस की बात करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इंपॉर्टेंट की है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इससे रिलेटेड और भी लीगल अपडेट्स हैं। ठीक है, तो आपको एक तो ये सेक्शन 25 पता होना चाहिए, सेकंड ये आपको सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट भी पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, विच इज विद रिगार्ड टू दी मेंटेनेंस पेंडेंस लाइट मेंटेनेंस ड्यूरिंग द
इंडिपेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन। नाउ लेट्स कम टू अनदर अपडेट जो कि रिलेट करते विद लद्दाख, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू से देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सेंस से देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इससे क्वेश्चंस आएंगे पक्का। क्यों? देखिए अब पढ़ते हुए आपको पता चलेगा। इस अपडेट के हुआ क्या, लद्दाख जो डिमांड कर रहा था विद रिगार्ड टू द स्ट्रिक्ट शेड्यूल एम्बिसेटी, अब वो है क्या वो हमें समझना पड़ता। अब जो लद्दाख है, लद्दाख ने वो यूटी, इसकी खुद की कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं है। तो इस वजह से जो है लद्दाख ने 2 चीज़ें डिमांड कर दी है। उन डिमांड्स को लेके हुए उन्होंने बहुत तरीके की स्ट्राइक्स करी, ठीक है। तो उन्होंने पहली डिमांड करी थी दैट इज विद रिगार्ड टू द स्टेट हुई कि जो लद्दाख है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए फ्रॉम यूटी, ठीक है, टू द फुल स्टेट, ताकि अब जो उसकी यूटी के पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है, फुल स्टेट बचा, उसकी अपनी ऑटोनमस बॉडी विद रिगार्ड टू द लॉ मेकिंग हो, उसके पास जो है अपना खुद का लेजिस्लेचर हो। सेकंड जो उन्होंने बोला वो ये बोला कि हमें इंक्लूड करो अंडर 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्यों करो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो 6th शेड्यूल है क्या, क्यों उनका इंक्लूजन चाहिए 6th शेड्यूल के अंदर। 6th शेड्यूल जो है वो अभी फिलहाल तक इज एप्लीकेबल ओनली टू द नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट एरिया में एप्लीकेबल है। और ये कहते हैं कि हमें जो है लद्दाख को भी इंक्लूड करो उसमें। अब लद्दाख की जो पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है दैट बिलोंग्स टू शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। अब वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है और 6th शेड्यूल जो है वो शेड्यूल ट्राइब का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? वो प्रोटेक्शन ओवर लैंड प्रोवाइड करता है, ओवर कल्चर, लैंग्वेज, कस्टमरी यूज, ठीक है। वो बात करता है स्ट्रॉन्गर लोकल गवर्नमेंट इसकी थ्रू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और वो बात करते हैं कि ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए ओवर द रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, लैंड, इस तरीके की चीजें आती तो शेड्यूल ट्राइब को जो अपना फायदा मिलेगा। इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो एक एजुकेशनिस्ट हम बोल सकते हैं, साइंटिस्ट बोल सकते हैं, एक्टिविस्ट बोल सकते हैं, वो थी सोनम वांगचुक। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने 35 डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक किया जो कि पीसफुल स्ट्राइक माना है, ठीक है। और इन्होंने भी एडवोकेट किया फॉर द स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल इंक्लूजन, ठीक है। लेकिन इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है ऑन दी September 26 आफ्टर द प्रोटेस्ट एस्केलेट की। इससे रिलेटेड पहला पॉसिबल एमसीक्यू जो बनता है दैट इज द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेंटली एप्लीकेबल टू व्हिच रीजन्स। कौन से रीजन्स द 6th शेड्यूल अभी एप्लीकेबल है? दैट इज एप्लीकेबल टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया होंगी, ठीक है। अब किसकी डिमांड हो रही है, कौन डिमांड कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं लद्दाख की, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो। क्वेश्चन नंबर 2, टू एक्सटेंड द 6th शेड्यूल टू लद्दाख व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये आपको पता होना चाहिए बीइंग द लॉ अथॉरिटी कि इतना इसमें लड़ाई झगड़ा हो क्यों रहा है इस चीज को लेकर, क्यों हर कोई चैलेंज कर रहा है? क्योंकि 6th शेड्यूल को जो है लद्दाख में एक्सटेंड करना लद्दाख के लिए वो इतना इजी भी नहीं है। उसके लिए पूरा लेजिस्लेचर को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी जिसमें रिक्वायर्ड हो सकते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, जितने भी स्पेशल मेजॉरिटी के हैं पार्लियामेंट की वहाँ से पास हो। उसके बाद जो है आप अपने स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसे रैटिफिकेशन भी इसमें रिक्वायर्ड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिमांड्स ऑफ प्रोटेस्टर इन लद्दाख इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो कौन सी दिखाते जो थी प्रोटेस्टर्स जो है मांग नहीं है मेनली वो आपके पता करना है। तो देखो अगर डिमांड की बात करें तो स्टेट फूड तो मांगी है, सेकेंड है इज द 6th शेड्यूल, ये 2 तो मेन है लिखी। अगर हम बात करें कल्चरल एंड टाइम प्रोटेक्शंस तो ये भी 6th शेड्यूल का ही पार्ट है, तो ये भी एक तरीके की उसकी डिमांड मानी जा सकती है। बट अगर हम बात करें सेपरेट जुडिशरी फॉर द लद्दाख तो इस तरीके की कोई डिमांड राइज नहीं है, इसका ऑप्शन सी सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन की एक्टिविस्ट इन द लद्दाख मूवमेंट एंड अंडरटुक अ 35 डे हंगर स्ट्राइक। कितना नक्की 35 दिन की उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, कौन क्या वो दैट इज सोनम वांगचुक, ये आपको नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, वन मेजर रीजन लद्दाख डिमांड 6th शेड्यूल क्यों है? एक मेजर रीजन अगर हम बात करें दैट की सेफ्गार्ड फेडरल लैंड एंड वेयर कल्चर, ये तभी प्रोटेक्ट सेफगार्ड होने ज्यादा जब उनको इंक्लूजन मिलेगा अंडर 6th शेड्यूल, ये उनका मानना है। अब आते हैं अगली अपडेट पे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्लैरिफाई करती है कुछ इन चीज़ों को, कुछ इंग्रेडिएंट्स को जो कि विद रिगार्ड टू द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि ये केस से रिलेट करता है बेनिफिट ऑफ सोसाइटी से, जिसमें पहले कन्विक्शन हुई और उसके बाद एक्विटी स्टार्ट की थी इसके की इफेक्ट से। गीता जो है वो और उसकी एक नेबर थी, सारी ये दोनों नेबर थी। अब गीता को एक्यूज कर दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी
ठीक है, कि उन्होंने बेट किया है सरिका को कि वो सुसाइड करे। क्यों? क्योंकि सरिका ने जैसे ही सुसाइड कमिट किया, उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन दे दी कि जो सरिका जो गीता थी उन्होंने उसको हरास किया फ्रॉम वेरियस मंथ्स, वो उसकी फैमिली को हरास कर दिया बाय वर्बल एब्यूज, कुछ इंसल्ट्स करते हुए, कुछ इनके कास्ट कलर्स यूज करते हुए, कुछ टोट करते हुए विद रिगार्ड टू नॉट बी मैरिड एंड इवन उनको कुछ फिजिकल थ्रेट्स किए। ये कहते हुए जो है डाइंग डिक्लेरेशन देते हुए गीता ने सुसाइड के टाइम पर ये डाइंग डिक्लेरेशन दे दी और एक्यूज कर दिया गीता को फॉर द अबेटमेंट टू सुसाइड। अब जैसे ही ये डिस्प्यूट नेबरहुड से चला है, ये क्वारल्स चली है, क्या हो सकते हैं कि गीता वो इसने अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए कनेक्शन मिलनी चाहिए। अब जिस तरीके की डाइंग डिक्लेरेशन की उस हिसाब से ट्रायल बोर्ड ने जो है गीता को पल्लित करी गया। कौन से सेक्शन में? एक तो उनको बर्थडे 306 IPC जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात करता है, स्टेटिंग उन्होंने कन्विक्ट कर लिया सेक्शन 3(2)B ऑफ द SC/ST प्रिवेंशन प्रोसीड है कि उनके अगेंस्ट जो उसने कुछ कास्ट के रिलेटेड थी, कुछ टॉर्ड्स यूज कर रहे थे, उस वजह से उनको इसने भी कन्विक्ट कर दिया। जब ये केस गया हाई कोर्ट में अपील के थ्रू, तो उनको एक्विट कर दिया गया अंदर SC/ST है, ठीक है, उसके लिए तो एक्विट कर दिया। पर जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के रिलेटेड उनको 306 ऑफ IPC ने कन्विक्शन के उसको अखोल कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगेन गीता अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ 3 तरीके की लीगल क्वेश्चन जो मेन अराइज हुए थे को ये कि पहला कि जो नेबरहुड कॉल्स होते हैं, जो छोटी मोटी लड़ाई हमारी नेबरहुड भी हमें देखने को मिलती रहती है, जहाँ पे कोई क्लियर इंस्टिगेशन हुए, ठीक है, जहाँ का कोई इंटेंशन नहीं है जो दिखती हो किसी के एक्ट से, ठीक है, और क्वारीज के टाइम पर, तो हम इस तरीके से भी खोल सकते हैं कि उस पर्सन ने अबेटमेंट टू सुसाइड दिया अंडर सेक्शन 306 ऑफ IPC। दूसरा जो क्वेश्चन राइज किया दैट इज विद रिगार्ड टू द मेंस, ठीक है, ये जो मेंटल स्टेट है जिसको एक्यूज किया गया उसके इंटेंशन क्या थी, क्या ये मायने रखता है इन द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड, किस लेवल की उसकी इंटेंशन थी, क्या इंटेंशन थी, वो कितना मायने रखता है। और तीसरा ये कहा कि क्या जो जैसे इस केस में गीता ने इंस्टिगेट किया दियो मान लो, तो क्या वो इंस्टिगेशन इतना मैच्योर था, इतना हाई था कि उसकी वजह से जो दूसरी पार्टी थी जिन्होंने कमीशन सुसाइड किया उनके पास सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो इसमें डिसीजन दिया बाय द बेंच ऑफ जस्टिस B.V. बागनी, लाल रेफूजी एंड यशवंत, ठीक है। तो एक्विट किया इन्होंने गीता को फ्रॉम द सेक्शन अंडर सेक्शन 306 ऑफ IPC अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से उनको एक्विटेड कर दिया गया कि अब उन्होंने इस तरीके का कुछ भी नहीं किया है कि उनको इसके अंदर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्यों? पहली चीज उन्होंने बोला कि जो थ्रेशोल्ड है अबेटमेंट दैट इज वेरी हाई। आप सिंपली एक छोटी मोटी लड़ाई की वजह से या आपको किसी ने छोटी मोटी चीज कह दी, कोई लड़ाई होगी, आप इस चीज से ही इतना वो नहीं कह सकते कि मुझे उसने सुसाइड करने पर मजबूर किया, ये इंस्टिगेट किया। दूसरी चीज जो फोर्ड ने क्लियर की वो ये की कि अगर हम कन्विक्शन करते हैं सेक्शन 306 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए, तो उसमें जो इंटेंशन ऑफ द पार्टी होती है, एक्यूज्ड पर्सन की जो इंटेंशन होती है वो बिल्कुल क्लियर और जगह उनके एक्ट से बिल्कुल क्लियरली शो होता हो कि वो पूरी इंटेंशन के साथ इंस्टिगेट या एड करे किसी एक पर्सन की सुसाइड। सिंपली अगर हम किसी को कुछ गुस्सा कर दो उस वजह से जहाँ पे कोई डायरेक्ट इंस्टिगेशन ना दिखती हो, आप किसी पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते इस तरीके के ऑफेंस के लिए। और जो दूसरी चीज उन्होंने बोली दैट वाज विद रिगार्ड टू दी कि क्या कोई ऑप्शन रह गया का पर्सन के पास, मतलब जिस पर्सन ने कमीशन ऑफ सुसाइड किया क्या इसकी हालत कुछ ऐसी थी कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हाँ, अगर उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इस इंस्टिगेशन की वजह से, तो हम बोल सकते हैं कि उस पर्सन ने ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया। बट अगर उस पर्सन के पास और भी ऑप्शन थे, वो और तीन चीजें कर सकता था, बट उसने फिर भी सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की, तो उस केस में जो है दूसरी पार्टी तो अबेटमेंट के लिए कभी भी कन्विक्ट नहीं कर सकती। अब आते हैं इससे रिलेटेड पॉसिबल एमसीक्यू पे। फर्स्ट एमसीक्यू है वो है व्हिच लीगल प्रिंसिपल डिड द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज इन डिसाइडेड दैट नेबरहुड क्वारल्स डू नॉट अमाउंट टू अबेटमेंट टू सुसाइड। कौन से लीगल प्रिंसिपल का हवाला देते हुए उन्होंने बोला कि छोटी मोटी जो क्वारल्स होती है अमंग द नेबरहुड हम बुक को फॉर द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कि जो अबेटमेंट टू सोसाइटी है किसी को करना है तो उसमें एक पार्विक होती है मैक्सिरिया की, उस पर्सन की जो कि एक्यूज ने, प्लस उसकी क्लियर इंस्टिगेशन दिखती होनी चाहिए कि उन्होंने इंस्टिगेट किया पर्सन को कि वो जो है अपना सुसाइड कमिट कर। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। इस केस में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की कौन सी ऑब्जर्वेशन पाई गई, उसका आंसर है ऑप्शन डी कि ऑर्डिनरी नेबरहुड क्वारल्स होती है, चाहे वो कितनी ही कांस्टेंट हो, उसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि उसने जो है अबेटमेंट
किया है until and unless there is some intentional instigation on his behalf। ठीक है, जैसे ही अगर ये वाला सेंसर आप कैंडिडेट नहीं दिख रहा है कि उन्होंने कोई इंटेंशनली ये क्वेरीज की इंस्टिगेट करने के लिए की, ठीक है, तब तक आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। अब आते हैं 7th अपडेट पे, जो कि लास्ट अपडेट है बट उतनी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बहुत ही कॉमन डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं जिसे हम हर जगह यूज़ कर देते हैं, उससे रिलेटेड है, आधार कार्ड से रिलेटेड है। इसने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि जो आधार कार्ड है दैट इज ओनली एन आइडेंटिटी प्रूफ। आप उसका एज एन आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते कि आधार कार्ड जगह आधार पे सिटीजनशिप प्रूफ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज़ हेल्प कर रही है कि आधार को आप एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, डोमिसाइल या नेशनैलिटी यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कि केस का कंटेक्स्ट क्या है, तो हुआ क्या कि जब बिहार के इलेक्शंस के इलेक्टोरल रूल्स को रिवाइज किया जा रहा था, तो उस टाइम पर जो वहाँ की पॉपुलेशन की अथॉरिटीज़ वहाँ की पॉपुलेशन से आधार कार्ड को ले रहे थे एज अ पार्ट ऑफ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, और उनको रजिस्टर कर दिया जाता था एज अ वोटर ओनली ऑन दिस बिहाफ कि उनके पास जो है आधार कार्ड है। अब कोर्ट ने इस अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया कि हम आधार कार्ड को एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं मान सकते, प्लस हम उस तरीके के पर्सन को जिनके पास सिर्फ आधार कार्ड है एज ए सिटीजनशिप प्रूफ, उनको जो है वोटर भी स्टैंड नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों बोला गया कि आप आधार को एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप यूज़ नहीं कर सकते? उसके पीछे जो कोर्ट ने रीजन दी वो ये थी कि आधार जो है वो इशू किया जाता है उनकी ऑन द बेसिस रेजिडेंस। सिंपली अगर आप ये प्रूफ कर दो कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लास्ट 182 डेज से, तो आप तो वहाँ के एड्रेस के प्रूफ के साथ जो है आपका आधार कार्ड मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो आते हैं, वो रिसाइड करते हैं इंडिया में, वो भी आधार ले सकते हैं, बट इससे इस वजह से आपको कोई राइट टू वोट नहीं दे सकते बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि आधार को जो है सिर्फ और सिर्फ आप नहीं यूज कर सकते जहाँ के आपको एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना हो, लेकिन एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या फिर नेशनैलिटी जो है हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। अब आते हैं इससे रिलेटेड पॉसिबल एमसीक्यू पर। तो पहला पॉसिबल एमसीक्यू है वो ये है, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्लैरिफाइड दैट आधार कैन बी यूज्ड ओनली एज, तो किस प्रूफ के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं? ओनली एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसके अलावा आपको किसी भी आधार को एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी या डोमिसाइल उसे यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट आधार कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? क्यों, क्या रीजन की सुप्रीम कोर्ट ने कि आप आधार को एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप यूज नहीं कर सकते? तो उनकी रीजनिंग बहुत ही सिंपल थी कि आधार जो है वो इशू किया जाता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंसी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये रूलिंग आई है विद रिगार्ड टू आधार, ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में हुई है, कौन से स्टेट के इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन के तहत हुई है? तो ये हुई है एट द टाइम ऑफ बिहार स्टेट इलेक्टोरल रोल रिवीजन। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब एक सिंपल सा तो क्वेश्चन एक और आया है सी स्क्रीन में, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगली वैलिड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप अनलाइक आधार? आधार की तरह तो हम यूज नहीं कर सकते एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, पर हम इन डॉक्यूमेंट्स में से किसको एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप यूज कर सकते हैं? जनरली आपको पता होना चाहिए द ऑप्शन बी पासपोर्ट इज करेक्ट आंसर। आप इसको एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो सितंबर 2025 के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स है वो खत्म होते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ अक्टूबर 2025 की 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके एग्जाम्स ऑफ क्लैट एंड अदर लो एंट्रेंस एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, किसी गोल्ड माइन से कम नहीं होने वाली। तो तब तक के लिए स्टे लीगल, स्टे लॉजिकल, गुड बाय।